स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12वीं की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं हमारा जो उपसात संयोजी यौगिक है। तो उपसात संयोजी यौगिक में सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है उपसात संयोजी यौगिकों का सिद्धांत। तो सिद्धांत में 3 सिद्धांत आपके सिलेबस में है। पहला बर्नर का है, दूसरा संयोजकता आबंध सिद्धांत है दूसरा, और तीसरा आपका जो बनता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत ऐसे हैं जो घुमा फिरा के आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर साल जो है पूछे जाते हैं। कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है और ज्यादातर लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं। तो बर्नर सिद्धांत तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। आज के लेक्चर्स में हम जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है इसको हम कंप्लीट अच्छे से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर आप क्लास 12 के यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट वीडियो उपलब्ध है। आप जो है हमारे चैनल पर आकर के और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं संयोजकता आबंध का सिद्धांत होता क्या है। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें संयोजकता आबंध का सिद्धांत, ये संयोजकता आबंध का सिद्धांत क्या होता है, या जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर हम चर्चा करें तो इसमें आपको कुछ बिंदुएं आपको दिखाई देंगे जिसके आधार पर संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो संयोजकता आबंध का सिद्धांत है इसको दिया किसने था। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। यह सिद्धांत लिनियस पॉलिंग ने जो है 1930 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? लिनियस पॉलिंग जो थे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1930 में जो है संयोजकता आबंध का सिद्धांत दिया था। अब ये जो संयोजकता आबंध का सिद्धांत है, यह जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, उनके यौगिकों की संरचना यानी किस प्रकार से इनकी संरचना होती है, यानी संरचना का निर्धारण कैसे होता है, यानी उनकी संरचना और साथ में आबंध ज्यामिति और किस प्रकार से वो बंध बनाते हैं। तो बंध के बारे में, उनकी ज्यामिति क्या होती है, बंध आबंध ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों और उनके जो चुंबकीय गुण क्यों होते हैं, काहे को होते हैं, कैसे होते हैं, यानी इन सब बातों के बारे में जो है इनके सिद्धांत से जो है जानकारी प्राप्त होती है। यानी लिनियस पॉलिंग का जो सिद्धांत है 1930 में दिया गया है संयोजी आबंध का सिद्धांत, इस सिद्धांत से जो है उपसहसंयोजी यौगिकों के जो इनकी संरचना है यानी इनकी संरचना किस प्रकार से होती है, क्या संरचना होती है, साथ में आबंध ज्यामिति, इनका बंध ज्यामिति क्या है यानी इनकी जो संरचना किस प्रकार से निर्धारित होती है, साथ में इनके चुंबकीय गुणों के बारे में, इन सब बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। अब इनके जो सिद्धांत है कुछ बिंदुओं के आधार पर है। सबसे पहले अगर हम बिंदु की बात करें तो सबसे पहला यह सिद्धांत में जो सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर। देखो भाई, आप जानते हैं उपसहसंयोजी यौगिक जो होते हैं इसमें केंद्रीय धातु परमाणु होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है जो लगभग डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक ही होता है, और साथ में इसके साथ जो है उपसहसंयोजी बंध द्वारा जो है लिगेंड जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होता है? लिगेंड जुड़ा होता है। तो वही कह रहे हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है जो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर। सबसे पहली बात यही है, जिसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है NiCl4 है और इसके ऊपर जो 2 नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो हमारा लिगेंड है ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है Ni और ये हमारा लिगेंड है। तो अब जितना लिगेंड इनसे जुड़ता है सबसे पहले क्या करते हैं कि इतने कक्षक जो है, जितना भाई Cl4 है, लिगेंड कितना है? 4 है, तो 4 लिगेंड को भरने के लिए, इसमें एडजस्ट होने के लिए Ni जो होता है उसको कक्षक उपलब्ध कराता है यानी उतने चेंबर उसको देता है। भाई आप जानते हैं एक लिगेंड जो है एक उपसहसंयोजी बंध जब बनाता है तो एक पूरा 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर हम Ni की बात करें तो Ni का अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो ये 2+ चार्ज है। अब 2+ चार्ज है तो ये 28 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 3d8 4s2 होता है, तो ये तो इसका Ni पर 2+ चार्ज होगा तो ये इतना यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब इसका अगर देखा जाए तो भाई डी चेंबर में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो जाएगा। और इसी के बगल जो है 4p होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो p कक्षक जो होते हैं इसमें 3 रहता है।
तो अगर 4 चैम्बर इसको भरना है, भाई Cl कितना है 4 है, तो 4Cl के लिए Ni क्या करेगा 4 चैम्बर उपलब्ध कराएगा। तो देखो इसके लिए एक चैम्बर ये हो जाएगा 2 3 4, ये 4 चैम्बर रिक्त चैम्बर जो है Ni जो है केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है लिगेंड के लिए 4 चैम्बर, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये 4 चैम्बर जो है एक यस हो जाएगा और 3 पी हो जाएगा, भाई 3 पी हो जाएगा, एक एस हो जाएगा। तो इतने चैम्बर जो है उपलब्ध कराता है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो अपनी समन्वय संख्या, अब कितनी उसकी समन्वय संख्या होती है भाई, जितना लिगेंड होते हैं तो वही उनकी समन्वय संख्या बनती है। तो अपनी समन्वय संख्या के बराबर जो है उप सहसंयोजी कक्षक जो है उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है भाई, संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है, यानी जितने में संकरण करना रहता है लिगेंड को उतना कक्षक जो है उपलब्ध कराता है। भाई कोई व्यक्ति है तुम्हारे यहाँ आ रहा है तो क्या करोगे, यही आपकी यही प्रायोरिटी बनता है कि जितने व्यक्ति आ रहे हैं उनके ठहरने के लिए उनके लिए उतने रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई उतना जगह उनको चाहिए रहने के लिए, उनको अलग अलग कमरों की आवश्यकता होती है। तो जितने लोग आएंगे उसी हिसाब से आप पहले क्या करोगे, कमरों की व्यवस्था करोगे और फिर उसी कमरे में आकर के वो ठहरते हैं। तो सेम वही बात यहाँ है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है अपनी समन्वय संख्या के बराबर, मतलब जितने उनके लिगेंड होते हैं, जितने उनके पास लिगेंड होते हैं उसी को कहते हैं समन्वय संख्या। तो अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है और रिक्त कक्षक उपलब्ध करा करके उनको देने का काम करता है, जो लिगेंड के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं। भाई जितना चैम्बर खाली कराएगा तो उतना लिगेंड जो है उसके साथ उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं और जिससे लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। भाई उतना खाली चैम्बर देगा और खाली चैम्बर देने के बाद फिर लिगेंड जो होता है उसमें जो है उप सहसंयोजी बंध बनाएगा और उससे उतना इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। कौन करता है, केंद्रीय धातु परमाणु करता है और लिगेंड देता है। पहली बात समझ में आ गई हो भाई। जैसे हमने कह दिया कि आपके पास अगर कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो जितने लोग आएंगे उतने के लिए कमरा उनके लिए खाली रखोगे और उतना कमरा खाली करोगे तो उसी में आके ठहरेंगे। ठहरने के बाद उनसे फिर लेन देन करोगे, लेन देन नहीं करोगे, लेन भाई जो चीज लेके आए होंगे उसको लोगे, बस इतना समझ जाओ। तो ये आपका पहला पॉइंट बनता है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु, यानी अब ये जो चेंबर उपलब्ध कराएगा तो उपलब्ध कराने के लिए ये दो, इसके पास दो पॉसिबिलिटी बनता है, या तो N-1D का कक्षक यूज करेगा और साथ में NS, NP या ND इतने कक्षक उसके पास होते हैं और इन्हीं कक्षकों का उपयोग वो करता है। कौन कौन से, केंद्रीय धातु परमाणु N-D, भाई उसके पास चेंबर जो होगा N-D का होगा, NS होगा, NP होगा या ND उपकक्षकों का उपयोग संकरण में कर सकता है। भाई संकरण में कौन भाग लेगा, संकरण में जो आउटर मोस्ट सेल्स के कक्षक होते हैं वही संकरण में भाग लेते हैं। तो भाई इसमें के आउटर मोस्ट सेल में अगर देखोगे तो यहाँ आउटर मोस्ट सेल ये आपका N-1D हो जाएगा, NS हो जाएगा, NP हो जाएगा और फिर ND, आगे के ND कक्षक आते हैं। तो यही तो आउटर मोस्ट सेल है, तो यही कक्षक संकरण में भाग बनाते हैं। तो वही कहा गया कि केंद्रीय धातु परमाणु N-1D, NS, NP या ND कक्षकों का उपयोग जो है संकरण में कर सकता है, यानी संकरण में जो है इन्हीं कक्षकों का उपयोग कर सकता है जिससे अलग अलग संकरण के कारण। अब देखो इसमें समस्या ये है ना, समस्या ये है कि भाई N-1D कक्षक यूज करेगा और NS, NP कक्षक करेगा तो इसका संकरण अलग बनेगा। अगर मान लीजिए NS, NP और ND कक्षक यूज करेगा तो इसका संकरण अलग होगा, यानी जैसे जैसे संकरण चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इसकी ज्यामिति भी बदलती जाएगी। तो वही कहा गया है जिससे अलग अलग संकरण के कारण अलग अलग ज्यामिति हो सकती है। अब भाई अलग अलग कक्षक यूज करेगा तो अलग अलग संकरण बनाएगा और अलग अलग संकरण जब बनाएगा तो अलग अलग ज्यामिति का भी निर्धारण होगा। जैसे समतली वर्गाकार ज्यामिति हो सकती है और दूसरी बात चतुष्फलकीय भी हो सकता है और तीसरा बात अष्टफलकीय ज्यामिति हो सकती है। तो इस तरीके से जिस प्रकार से कक्षक यूज करेगा संकरण बनाएगा उसी प्रकार से इसकी ज्यामिति का निर्धारण होता है। समझ में आ गई नहीं? चलो अगली बात देख लेते हैं। अब चलो संकरण बना लिया, अब अगला क्या है कि संयोजी कोष में स्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया। भाई आप देख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, 3d8
तो 2 2 4 2 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन वाले चेंबर होते हैं, कक्ष होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन वाले कक्ष जो है संयोजन उपसह संयोजी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। उपसह संयोजी बंध बनाने में पूरा रिक्त ऑर्बिटल चाहिए, यानी उनमें कोई एक इलेक्ट्रॉन वाला साझा वाला काम नहीं है, उनको पूरा पूरा रिक्त चेंबर जो है उपलब्ध चाहिए। तो वही यहाँ बताया गया है कि संयोजी कोष में स्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। यानी एकाकी जो संयोजी कोष होता है, भाई संयोजी कोष का है, बार बार संयोजी संयोजी कह रहे हो, भाई संयोजी कोष वे होते हैं, बाहर वाला कोष होता है जिसमें संयोजन किया जा सके, जिस कोष से जिस कक्ष में संयोजन की प्रक्रिया होती है, और ये ज्यादातर आउटर मोस्ट सेल होते हैं, तो ऐसे कोष को संयोजी कोष कहा जाता है। समझ में आया नहीं? बाहर वाला कक्ष जो होता है, किसी भी तत्व के आउटर मोस्ट सेल्स जो होते हैं, कक्ष होते हैं, उसे संयोजी कक्ष बोला जाता है, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब भूलना मत, ठीक? तो संयोजी कोष में स्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी संयोजी कोष में अगर मान लीजिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो वह जो है बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। ये क्लियर हो गया ना? चलो अगला देखते हैं। यदि जटिल आयन में आयुग्मित, अब मान लीजिए आपने संयोजन करा लिया, अब संयोजन करायो, अब कराने के बाद पता चला कि उसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने में संयोजन करा लिए, लिगेंड विगेंड भर दिए, भरने के बाद पता चला कि उसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जैसे सपोज करो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? ये 2 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पर Cl भर दोगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर अगर आप भरते हैं, जैसे Cl4 है, तो एक Cl यहाँ हो जाएगा, एक Cl यहाँ हो जाएगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो ये उपसह संयोजी बंध इस तरीके से बनाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो आप देख रहे हैं ये तो लिगेंडो द्वारा भरा गया है। अब इसमें जो है 2 आयुग्मित, ये कितने आयुग्मित है? ये 2 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। कितने आयुग्मित है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख लो अनपेयर्ड दिख रहा है। तो अब जब 2 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये हमारा जो है अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा हमारा कॉम्प्लेक्स? अनुचुंबकीय होगा। अगर संयोजी कक्ष में यानी उपसह संयोजी यौगिक में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखता है, तो ये हमारा जो यौगिक होगा अनुचुंबकीय होगा। अगर मान लीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, तो ये हमारा प्रतिचुंबकीय होगा। समझ में आ गया? नहीं, चुंबकीय प्रकृति की बात हो गई कि नहीं? तो वही कहा गया यदि जटिल आयन में, जटिल आयन, अरे यही जटिल आयन भाई, उपसह संयोजी आयन को जटिल आयन बोलते हैं, ठीक? यदि जटिल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह अनुचुंबकीय तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने पर मान लीजिए नहीं होता है, तो वह प्रतिचुंबकीय होता है। समझ में आ गया ना? चुंबकीय गुण की बात हो गई ना, कि अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो अनुचुंबकीय होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो वह प्रतिचुंबकीय होता है। क्लियर हो गया होगा? चलो अगला देखो। अब मामला ये है कि प्रबल लिगेंड जैसे Cl, देखो प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड 2 प्रकार के लिगेंड होंगे। अब ये मत पूछना कि कौन कौन प्रबल है, कौन कौन दुर्बल है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन 2 4 6 यौगिक जो आपको बताए जाते हैं उसी को ध्यान रखना, उसी में आपका काम हो जाएगा। जैसे कहा गया प्रबल लिगेंड जैसे Cl है, CO है, ये प्रबल में आता है। कौन? Cl और CO। ये Cl नेगेटिव चार्ज साइनाइड है, CO है, ये आपके प्रबल में आएगा। NH3 है, ये भी आपके प्रबल में आएगा, तो ध्यान रखना। यानी ये जो है आदि संयोजी इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के विपरीत युग्मित करते हैं। यानी जो प्रबल लिगेंड हमारा Cl है, CO है, इस टाइप के अगर आपके यौगिक होते हैं, तो ये जो D वाला इलेक्ट्रॉन से भरा जाता है, ये तुरंत हुंड के नियम के विपरीत जो है भरने का प्रयास करता है। कैसे करता है? चलो जैसे मान लीजिए हमारे पास दूसरा कंपाउंड है NiCN का होल 4 और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज लगा है। मान लीजिए ये हमारा दूसरा कंपाउंड है NiCN का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज लगा है। अगर इसके अगर हम बात करें Ni की, तो Ni ये भाई बाई 4 है, तो ये 2 घट जाएगा, 2 प्लस चार्ज ही बनेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d 8 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा, 4p भी इसमें 0 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। इसका अगर आप एनर्जी चेंबर बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये S का 1 हो जाएगा और फिर ये जो है P का जो है 3 हो जाएगा, ठीक? अब इसमें होता क्या है, जब ये आप Ni इसको भरेंगे, NiCl का होल 4 2 नेगेटिव की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 भाई ये क्या करेगा 2 3 4
5 6 7 8। ध्यान से समझिएगा भाई, Cn कितना है 4, तो 1 2 3 4 कुल मिला के ये एक Cn यहां भरा जाएगा, एक Cn यहां भरा जाएगा, एक Cn यहां भरा जाएगा, एक Cn यहां बनाएगा, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन तैयार होगा एक D हो जाएगा, एक S हो जाएगा और P 2 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा भाई, अगर इस कंपाउंड की बात करते हैं NiCN का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज की अगर आप बात करते हैं तो आप जानते हैं इसके पास भाई 8 इलेक्ट्रॉन है, डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये क्या करता है कि ये जो है भाई 8 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 हमने ये हुंड के नियम के विपरीत भर देता है। यानी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, परबल लिगेंड होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स भरा जाता है ये डी कक्षक में ये हुंड के नियम के विपरीत भर दिया जाता है। यानी दो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और बाद में जो चेंबर खाली होता है उसका उपयोग उपसहसंयोजन यौगिक यानी लिगेंडो के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर वैसे रियल में अभी देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भरा गया था तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर लेकिन जब भरा गया है तो एको अनपेयर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया गया है और ये Cn जो है यहाँ पर यूज कर लिया गया है। यानी ये एक चैम्बर जो है इधर का डी वाले का भी यूज कर लिया गया है। तो वही कहा गया है कि परबल लिगेंड जैसे Cn है CO है आदि संयोजी इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के विपरीत युग्मित करते हैं। भाई अगर परबल लिगेंड होता है तो ये इलेक्ट्रॉनों को हुंड के विपरीत भरा जाता है। भाई हुंड का नियम कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का युग्म वामावर्त दिशा में किया जाता है। तो यहाँ ऊपर देखो ये हुंड के नियम के अनुसार भरा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है ये हुंड के विपरीत जो है भरा गया है। समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि ये परबल लिगेंड होता है, जबकि यहाँ अगर Cl की बात करें तो ये दुर्बल लिगेंड होता है, इसीलिए यहाँ पर ये हुंड के नियम के अनुसार ही भरा गया है। तो ये बात समझ में आ गई होगी पांचवी कि परबल लिगेंड Cn है CO है आदि संयोजी इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के विपरीत युग्मित करते हैं। समझ में आ गया? चलो अगली बात, परबल लिगेंडों की उपस्थिति में न्यून चक्रण यौगिक तथा दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में उच्च चक्रण यौगिक बनाते हैं। ये न्यून चक्रण यौगिक और उच्च चक्रण यौगिक। भाई अगर परबल लिगेंड हमारा होगा जैसे साइनाइड लगा है तो साइनाइड क्या होगा, इसको समेट देगा, तो समेट देगा तो डी वाला कक्षक यूज हो जाएगा, अंदर वाला डी वाला N-1 डी वाला कक्षक यूज हो जाएगा, तो ये न्यून चक्रण यौगिक बनेगा। अगर दुर्बल लिगेंड होगा जैसे Cl है तो अंदर वाला यूज नहीं होगा, बाहर वाले कक्षक यूज होंगे। तो बाहर वाला मान लीजिए BC में और कक्षक होता तो डी वाला यूज होता, तो बाहर वाले कक्षक यूज होते तो बाहर वाले होते दूरी तक जाता, तो इसीलिए उच्च चक्रण यौगिक बनाते हैं। भाई परबल लिगेंड जो होता है न्यून चक्रण यौगिक बनाता है क्योंकि यह हुंड के नियम के विपरीत भर देता है इलेक्ट्रॉनों को, जिससे भीतर वाले कक्षक में रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। जबकि दुर्बल लिगेंड जो होते हैं ये उच्च चक्रण वाले यौगिक बनाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डी कक्षक में वो जो है हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं और रिक्त कक्षक जो होते हैं बाहर से उपलब्ध कराता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो वही कहा गया परबल लिगेंड की उपस्थिति में न्यून चक्रण यौगिक तथा दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में उच्च चक्रण यौगिक बनाते हैं। समझ में आ गया? नहीं? अगला है यदि संकरण में, ध्यान सुनिएगा लास्ट वाली बात, यदि संकरण में N-1 डी कक्षक भाग लेता है, N-1 डी मतलब ये भीतर वाला डी कक्षक भाग लेता है, N-1 डी कक्षक भाग होते हैं अंतः कक्षक जटिल यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः कक्षक जटिल यौगिक बोलते हैं। और यदि संकरण में Nd मतलब बाहर वाला कक्षक भाग लेता है तो उसे बाह्य कक्षक जटिल यौगिक कहते हैं। समझ में आ गए? जैसे अंदर वाला ये डी भाग लेता है तो उसे अंतः कक्षक जटिल यौगिक बोला जाता है। अगर मान लीजिए कि बाहर वाला Nd जैसे यह है, यहाँ पे 4D आएगा इसके बाद, तो अगर बाहर वाला डी कक्षक भाग लेता है तो उसे बाह्य कक्षक जटिल यौगिक कहते हैं। तो ये इनकी जो है 7 बातें हैं। 7 बातों को अगर आप यौगिक देख करके समझोगे तो आराम से आप लिख ले जाओगे और नहीं तो आप नहीं लिख पाओगे। समझ में आई बात कि नहीं? इसको आप 2 बार 3 बार देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, अपने समन्वय संख्या के बराबर खाली कक्षक यानी रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। जो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं और जो उपलब्ध कराएगा उन्हीं में जो है लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे और जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा यानी उसी में जो है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। पहली बात। दूसरी बात कहा गया यदि केंद्रीय धातु परमाणु
जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं N-1D, NS, NP या ND कक्षकों का उपयोग संकरण में करता है। यानी जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है N-1D, NS, NP या ND कक्षकों का उपयोग संकरण में करता है, जिससे अलग अलग संकरण के कारण अलग अलग ज्यामिति बनती है। समझ में आ गई भाई? जैसा जैसा अलग अलग कक्षक यूज करेगा वैसे अलग अलग संकरण बनेगा और वैसे वैसे उसकी ज्यामिति बनती है। अब ज्यामिति ऐसा भी हो सकता है, समतली वर्गाकार भी हो सकता है, चतुष्फलकीय भी हो सकता है, अष्टफलकीय भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है इसकी ज्यामिति अलग अलग हो सकती है। अगला है संयोजी कोश में स्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते। जो हमारा उपसत संयोजी यौगिक होता है उसमें जो संयोजी कोश में अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी चेंबर में उपस्थित है तो वो जो है संयोजन में बंध बनाने में, उपसत संयोजी बंध बनाने में भाग नहीं लेगा, यानी उस कक्षक को छोड़ दिया जाता है। अब छोड़ दिया है तो इसका भी काम लगेगा। क्यों? अगले में कहा गया यदि जटिल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वह हमारा अनचुंबकीय होता है, तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो हमारा अनचुंबकीय होता है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अनुपस्थित होता है तो हमारा प्रतिचुंबकीय होता है। समझ में आ गई नहीं? भाई बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, अयुग्मित है तो अनचुंबकीय हो जाएगा। अगर बंध बनाने में मान लीजिए अयुग्मित नहीं बचा है तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। अगला है परबल लिगेंड। अब ये अयुग्मित युग्मित वाला मामला कब सेट होगा? परबल लिगेंड जैसे Cn है, CO है आदि संयोजी इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के विपरीत वियुग्मित करते हैं। भाई अगर हमारा लिगेंड परबल है, ये लिगेंड बाहर वाला Cl है, ये Cn है, तो साइनाइड हमारा परबल है, Cl हमारा दुर्बल है, इसको जाने रहिएगा। तो वही कहा गया अगर परबल है तो इलेक्ट्रॉन को हुंड के विपरीत भरेगा और विपरीत भरेगा समेट के किनारे कर देगा। समझ में आए? तो वही कहा गया कि ये परबल लिगेंड जैसे Cn है, CO है आदि संयोजी इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत युग्मित करते हैं। और परबल लिगेंड की उपस्थिति में न्यून चक्रण यौगिक, अगर परबल लिगेंड होगा तो न्यून चक्रण यौगिक बनाएगा और दुर्बल लिगेंड होगा तो उच्च चक्रण यौगिक बनाते हैं। भाई परबल अगर है जैसे Cn है तो ये न्यून चक्रण यौगिक बनाएगा और दुर्बल है तो ये भाग ही नहीं लेगा, बाहर वाला भाग लेगा तो उच्च चक्रण यौगिक बनाता है। और अगला है यदि संकरण में N-1D के कक्षक भाग लेते हैं तो उसे अंतः कक्षक जटिल यौगिक कहा जाता है। भाई अंदर वाला D भाग लेगा तो अंतः कक्षक जटिल यौगिक, और संकरण में यदि बाहर वाले ND वाले कक्षक भाग लेते हैं तो उसे बाह्य कक्षक जटिल यौगिक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए इनके कुछ सीमाएं देख लेते हैं, बहुत ज्यादा की बात नहीं करेंगे। जब भी पूछे जाते हैं कभी कभी सीमाएं भी पूछ लिया जाता है, तो एक दो सीमाएं आप जान लीजिए। पहली सीमा ये है भाई जो परबल लिगेंड होते हैं ये हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, तो काहे को भरते हैं इसके बारे में कोई विशेष जानकारी जो है इस सिद्धांत से प्राप्त नहीं होती। समझ में आ गया? जो परबल लिगेंड होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों को हुंड के विपरीत जो भरते हैं तो इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं देते हैं। पहला इनकी सीमा ये है। और दूसरी सीमा ये है, यानी ये जो संकरण की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो संकरण के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करते। दूसरा इनका सीमा ये है कि जो संकरण की बात करते हैं तो संकरण की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। चलो तीसरा देख लेते हैं। भाई इन्होंने कहा कि अनचुंबकीय होगा और प्रतिचुंबकीय होगा, तो भाई अनचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बारे में ही बात करते हैं और इसके आगे की व्याख्या ये जो है चुंबकीय प्रकृति के बारे में नहीं बताते हैं। तो एक इनकी सीमा ये भी है। तो ये आप दो सीमाएं जाने रहिएगा, जैसे एग्जाम में आते हैं उस हिसाब से आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको समझ में आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।